नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं अर्थशास्त्र से। देखिए, व्यक्ति, समाज एवं सरकार अपनी असीमित आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हैं और ये कई आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। अर्थशास्त्र दरअसल व्यक्ति, समाज तथा सरकार के द्वारा की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों का ही या आर्थिक क्रियाओं का व्यवस्थित अध्ययन होता है। अर्थात अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें आर्थिक क्रियाएं एवं गैर आर्थिक क्रियाओं को समझ लेना अति अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम इन्हें समझते हैं। देखिए, मानव अपने जीवन में कई क्रियाएं करता है, जिसमें से कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं और कुछ गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। देखिए, ऐसी क्रियाएं जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, राइट, तो वे क्रियाएं जिनका मुद्रा के रूप में मापन संभव होता है या जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उन्हें ही आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप गाना गाते हैं या आप पेंटिंग करते हैं, यदि ये आपकी हॉबी है या फिर आप ये अपनी इच्छा से खुद के लिए करते हैं, तो ये फिर कैसी होगी? एक गैर आर्थिक क्रिया होगी, क्योंकि इसको मुद्रा में मापा नहीं जा सकता है। आप कितने पेंटिंग करने के लिए, गाने के लिए इच्छुक हैं, ये कितना आपके लिए जरूरी है, इसका मापन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। परंतु यदि आप आपकी पेंटिंग को बाजार में बेच देते हैं या गाना गाने के लिए आप रुपया या पैसा लेते हैं, तो फिर वो क्या हो जाएगी? आर्थिक क्रियाएं हो जाएगी। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, वे आर्थिक क्रियाएं जिनको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, अर्थात जिनका मौद्रिक मूल्य होता है, उन्हें ही आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वहीं वे क्रियाएं जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है या जिनका मौद्रिक मूल्य नहीं होता है, उन्हें ही गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं, इनको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से इन 4 क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है और जो 5वीं आर्थिक क्रिया हो जाएगी राजस्व, राइट। तो ध्यान रखें, यहां से प्री में हो सकता है ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है, या फिर प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो ध्यान रहे, आर्थिक क्रिया में उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण की प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा? उत्पादन या प्रोडक्शन। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल का निर्मित माल या फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में रूपांतरित किया जाता है, जिससे व्यक्ति या समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके। साथ ही साथ इसमें जो सूचना है, राइट, जानकारी या फिर ज्ञान का किसमें? सेवा में रूपांतरित किया जाता है, राइट। तो वह प्रक्रिया, क्लियर, वह प्रक्रिया जिसमें कच्चे माल का निर्मित माल में तथा ज्ञान एवं जानकारी का सेवा में रूपांतरित होता है, उसे ही क्या कहते हैं? उत्पादन की क्रिया कहते हैं। और यह एक प्रकार की क्या है? आर्थिक क्रिया है। दूसरी हो जाएगी यहां पर उपभोग। तो व्यक्ति एवं समाज अपनी आवश्यकताओं या फिर इच्छाओं की संतुष्टि के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिन वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इसे ही क्या कहा जाता है? उपभोग कहा जाता है या कंजप्शन कहा जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा? विनिमय या एक्सचेंज। जब कभी जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन में कई वस्तुओं का एवं सेवाओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा निर्मित वस्तु एवं सेवा को भी क्या करते हैं? अपने उपभोग के लिए बदल लेते हैं या आदान प्रदान करते हैं। तो उसी क्या कहा जाता है? विनिमय या एक्सचेंज कहा जाता है। मान लीजिए, यदि व्यक्ति को कोई अन्य सेवा या वस्तु की आवश्यकता है जिसका वह उत्पादन खुद नहीं करता है, तो वह दूसरे व्यक्ति से अपने उपभोग की वस्तु को जो है ग्रहण कर सकता है।
प्राचीन काल में जैसे क्या हो जाएगी, वस्तु विनिमय प्रणाली हो जाएगी। तो प्राचीन काल में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को, वस्तुओं को एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। और वर्तमान समय में वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं है, परंतु कौन सी है, मौद्रिक विनिमय चलता है। राइट, मौद्रिक विनिमय का मतलब ये हो जाएगा कि आपके पास में जो भी वस्तुएं हैं आप उनको बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और उसी मुद्रा से फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। राइट, चौथा हो जाएगा वितरण। तो उत्पादन के विनिमय से जो भी आय प्राप्त होती है उस आय को उत्पादन के साधनों में विभाजित कर देना ही क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। उदाहरण के लिए उत्पादन की प्रक्रिया से जो भी आय है उसको उत्पादन के साधन, जैसे किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन में भूमि की आवश्यकता होती है तो भूमि के लिए किराया दे देना, जो भी उत्पादन में पूंजी खर्च हुई है उसका ब्याज चुका देना, फिर जो भी श्रम है उसको मजदूरी दे देना, साथ ही साथ जो उद्यमी व्यक्ति है उसको लाभ दे देना ही क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। तो इस तरीके से ये जो चार है पारंपरिक रूप से उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण को आर्थिक क्रियाएं माना जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजस्व है इसको भी एक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। तो ये 5 हो जाएंगी आर्थिक क्रियाएं। दूसरी हो जाएंगी गैर आर्थिक क्रियाएं, जिनको मुद्रा के रूप में नहीं मापा जा सकता है और जिनका मौद्रिक मूल्य भी नहीं होता है, या कुल मिलाकर कहें तो वे क्रियाएं जो व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, जैसे वह हो सकता है सामाजिक कार्य करे, धार्मिक अनुष्ठान करे, धार्मिक कार्य करे, भावनात्मक कार्य करे, शारीरिक आवश्यकता वाले कार्य करे जैसे खेले, राइट, व्यायाम करे, या गृहिणी के द्वारा अपने परिवार के लिए कार्य हो जाएगा, या फिर व्यक्तियों के द्वारा अपने मनोरंजन के लिए खेल खेलना हो जाएगा। ये सभी जो क्रियाएं होती हैं ये कैसी क्रियाएं होती हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। राइट, अब यहां से जो है हमने उत्पादन के साधनों को भी देखा है, तो उत्पादन के साधनों को भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है तो उसके लिए इन 4 अवयवों की आवश्यकता होती है। तो किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर भूमि से तात्पर्य केवल और केवल लैंड एरिया नहीं है, दरअसल इसमें सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन शामिल हो जाते हैं। अर्थात उत्पादन की प्रक्रिया में यदि आप भूमि हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, वन क्षेत्र हो जाएगा, राइट, या क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, या कुल मिलाकर यदि आप जैसे वन हो जाएगा, तो यदि आप प्राकृतिक संसाधनों का जैसे नदी, भूमि, पर्वत, वन इत्यादि का उत्पादन में जो प्रयोग करते हैं तो वही क्या कहलाती है, भूमि कहलाती है, या इसको संयुक्त रूप से लैंड कहा जाता है। तो उत्पादन में भूमि के रूप में भूमि, नदी, वन क्षेत्र, पर्वत एवं वनों का प्रयोग किया जाता है। राइट, और जब उत्पादन से जो भी आय प्राप्त होती है तो उससे भूमि के लिए क्या मिलता है, किराया मिलता है। राइट, फिर उत्पादन के लिए दूसरा जो साधन है वो क्या हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा। और यहां पर पूंजी फिर कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। राइट, जैसे यहां पर पूंजी में हो जाएगा, एक हो जाएगा यहां पर आर्थिक पूंजी। आर्थिक पूंजी में क्या हो जाएगा, यहां पर गहने भी हो सकते हैं, राइट, गहने हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है, कैश हो सकता है, या फिर कोई कीमती क्या हो सकती है, धातु हो सकती है। इनके माध्यम से आप किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो है इनका प्रयोग कर सकते हैं। वहीं दूसरी क्या हो सकती है, बौद्धिक पूंजी भी हो सकती है। राइट, बौद्धिक पूंजी का तात्पर्य क्या हुआ कि आपके पास में कोई भी आइडिया है, राइट, विचार है, राइट, इत्यादि। तो पूंजी भी जो है फिर कई प्रकार की होती है। फिर तीसरा हो जाएगा उत्पादन के साधनों में श्रम का। उत्पादन के लिए श्रम की आवश्यकता होती है और श्रम से तात्पर्य होता है व्यक्ति की मानसिक एवं शारीरिक उत्पादन करने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है, श्रम कहा जाता है। और उत्पादन के व्यक्ति में जो श्रम करता है उसे मजदूरी या क्या मिलता है, वेजेस मिलता है। चौथा
हो जाएगा उद्यमी। देखिए, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो भूमि, पूंजी एवं श्रम को मोबिलाइज करता है, अर्थात उद्यमी इन सब का प्रयोग करके उत्पादन की प्रक्रिया को क्या करता है, संपन्न करता है। और उत्पादन के अंत में जब वस्तु का उत्पादन हो जाता है, उसकी बिक्री हो जाती है, तो उससे जो आय प्राप्त होती है, उस आय का इनमें वितरण के पश्चात में जो भी प्राप्त होता है वह उद्यमी का क्या होता है, लाभ होता है। परंतु ध्यान रहे, यहाँ पर उद्यमी को लाभ भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। क्लियर? तो हमने आर्थिक क्रियाओं एवं गैर आर्थिक क्रियाओं तथा उत्पादन के साधनों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर अर्थशास्त्र जो विषय है उसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो परिभाषा जैसे कि हमें पता है कि व्यक्ति, समाज एवं सरकार अपनी असीमित आवश्यकताओं एवं क्षमताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों का प्रयोग करते हैं और इसके लिए वो कई आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाएं करते हैं। तो व्यक्ति, समाज एवं सरकार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए जो आर्थिक क्रियाएं की जाती हैं, उन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में जो पहचान है वो एडम स्मिथ ने दिलाई थी, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। और एडम स्मिथ के जो पितामह हैं, राइट, अर्थशास्त्र के पितामह एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र के बारे में अन्य विद्वानों के मत को या विचारों को समझते हैं। तो एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है, राइट। और कारण क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसके पीछे उसका जो निहित स्वार्थ धन होता है, इस वजह से ही एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। तो इसके विपरीत अल्फ्रेड मार्शल ने यह कहा है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के साथ में अपने व्यवहार स्थापित करता है और उसी से अपना जीवन यापन करता है। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र को मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन माना है। तो वहीं रॉबिन्स ने इनकी जो है मिली जुली परिभाषा दी है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार एवं उनकी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं इसके लिए उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच का क्या करता है, संबंध का अध्ययन ही क्या है, अर्थशास्त्र होता है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी इच्छाओं एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच जो है संबंध का अध्ययन करता है, राइट। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में जो ऊर्जा के संसाधन है वो समाप्त होते जा रहे हैं, परंतु यह मनुष्य की क्या है, मूलभूत आवश्यकता है। और यहाँ पर मनुष्य अपना व्यवहार भी परिवर्तित नहीं कर सकता है। यदि मनुष्य को अपना जीवन यापन करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही सही। तो जो वैकल्पिक संबंध है, जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगा, इस तरीके की जो प्रक्रिया है वही रॉबिन्स की क्या होगी, परिभाषा होगी। क्लियर? अब जो है हम यहाँ पर अर्थशास्त्र के प्रकार हैं उसको समझते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो जो परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अर्थशास्त्र को किस व्यक्ति ने सबसे पहले वर्गीकृत किया था, तो ध्यान रहे अर्थशास्त्र को सन 1933 में, राइट, रैगनर फ्रिस्क, राइट, ये क्या लिखा है, रैगनर फ्रिस्क लिखा है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र को सन 1933 में रैगनर फ्रिस्क, राइट। तो आर्थिक गतिविधियों के जो प्रकार हैं या आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के आधार पर रैगनर फ्रिस्क ने सन 1933 में अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में वर्गीकृत किया है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र हो जाएगा जिसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और वहीं क्या हो जाएगा,
समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। इन दोनों में अध्ययन क्या होता है, देखिए जब किसी एक व्यक्ति, एक फर्म या एक संस्था की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है तो वह अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। अर्थात हम यहाँ पर किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या एक फर्म के जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, जो भी आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करते हैं। और वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें बृहद स्तर पर सभी व्यक्तियों की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं तथा सभी व्यक्तियों के जो आर्थिक संबंध होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ पर एक व्यक्ति या एक फर्म या एक हाउस होल्ड की आय की चर्चा करेंगे तो वो उसकी व्यक्तिगत आय की होगी, राइट। और यदि हम वहीं पर सभी नागरिकों की आय पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे तो वही क्या कहलाएगी, नेशनल इनकम कहलाएगी, राइट। व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति या फर्म के द्वारा जो भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, राइट, वह उसका व्यक्तिगत जो है उत्पादन होगा। वहीं अगर सभी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं को सम्मिलित करें तो इसको ही क्या कहेंगे, जीडीपी या जीएनपी कहेंगे, राइट। कुल मिलाकर इसके जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय जीडीपी हो जाएगा, राइट, मुद्रास्फीति हो जाएगा इत्यादि, राइट। और इनको हम और भी अच्छे से यहाँ पर समझते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं जिसको 1933 में रैगनर फ्रिस्क ने वर्गीकृत किया है, राइट। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हो जाएगा समष्टि या वृहद अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है, यहां से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसीलिए ध्यान से इसकी परिभाषा समझते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो यह है कि दरअसल ये एक व्यक्ति, एक फर्म का अध्ययन करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है, राइट। वहीं यह समग्र रूप से सभी व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसको वृहद अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। क्लियर। इसमें एक व्यक्ति की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, इसीलिए इसको वंश आय व्यू कहा जाता है, आय व्यू, राइट। क्योंकि अगर हम देखें तो जो कीड़ा होता है वो अपने आसपास का पूरा क्षेत्र को बड़े ही अच्छे से देख लेता है, समझ लेता है। वही यह जो क्या करता है कि जो बर्ड होता है, राइट, बर्ड क्या करता है, ऊपर से जमीन पर देखता है, तो ऊपर से देखता है और एक पूरा का पूरा क्या लेता है, ओवरव्यू लेता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को बर्ड्स आई व्यू कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू कहा जाता है। क्लियर। अब इसकी परिभाषा और महत्वपूर्ण अंतर उनको समझते हैं। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर या एक फर्म के स्तर पर या एक हाउस होल्ड के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट, राष्ट्रीय स्तर पर या संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों एवं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला अगर अंतर देखें तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है यह छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दे से संबंधित होता है, तो वहीं जो समष्टि अर्थशास्त्र है या मैक्रो इकोनॉमिक्स है यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक मुद्दों से संबंधित होता है। यहाँ पर छोटी आर्थिक इकाइयों के जो आर्थिक मुद्दे होंगे, जैसे एक व्यक्ति की आय, राइट, या एक उपभोक्ता की आय, या एक फर्म के जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की जो है कीमत में बढ़ोतरी होना या कम होना। वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति की आय, तो यहाँ पर क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी, राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति हो जाएगा, मौद्रिक नीति हो जाएगा, रोजगार हो जाएगा।
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ही बाजार में कीमत का निर्धारण होता है। तो वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसको आय तथा रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन एवं सामान्य कीमत स्तर पर निर्धारण से संबंधित होता है। दरअसल ये दोनों ही सिद्धांत दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं और उन्हीं अर्थशास्त्रियों को इन शाखाओं का जनक भी माना जाता है। जैसे जो कीमत सिद्धांत है वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, इसीलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जनक जो है एडम स्मिथ को माना जाता है। तो वहीं आय तथा रोजगार का सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा दिया गया है, इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके जनक जॉन मेनार्ड कीन्स भी माने जाते हैं। तो पहला हो जाएगा यहां पर कीमत सिद्धांत। क्लियर? तो कीमत सिद्धांत को हम यहां पर समझते हैं। देखिए कीमत सिद्धांत क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो कीमत होती है वो उसकी मात्रा पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। तो मात्रा उसकी क्या हो जाएगी, कीमत हो जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा, मांग एवं आपूर्ति। देखिए अगर जैसे हम देखें मांग हो जाएगी, तो यदि किसी वस्तु की आपूर्ति, यहां पर ध्यान रहे, यदि किसी वस्तु की आपूर्ति को नियत मान लें तो मांग यदि क्या है, कम है, राइट। यदि मांग क्या हो जाएगी, यहां पर देखिए मांग यदि क्या है, अधिक है, तो फिर उसकी कीमत भी क्या होगी, अधिक होगी। और यदि मांग क्या है, कम है, तो फिर क्या होगी, उसकी कीमत भी क्या होगी, कम होगी। वहीं अगर हम इसको आपूर्ति से समझें तो जैसे ये क्या हो जाएगी, किसी वस्तु की आपूर्ति हो जाएगी। अब यदि हम मांग को अगर क्या मान ले, नियत मान ले, यदि मांग क्या है, नियत है, तो यदि किसी वस्तु की सप्लाई क्या होती है, अधिक होती है, तो उस वस्तु की कीमत क्या होगी, कम होगी, राइट। परंतु यदि हम यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था में जो मांग एवं आपूर्ति का जहां पर समन्वय होता है वहीं पर क्या होती है, कीमत का निर्धारण होता है, राइट। तो जहां पर मांग एवं क्या हो जाएगी, आपूर्ति। क्लियर? तो मांग एवं जो आपूर्ति का जहां पर समन्वय होता है वहीं पर उस वस्तु की क्या होती है, कीमत का निर्धारण होता है। जैसे मैंने कहा कि कुछ समय पश्चात उस वस्तु की जो है मांग में परिवर्तन आया, तो उस राइट यदि उसकी मांग में परिवर्तन आया और आपूर्ति वही है तो फिर बाजार में क्या होगा, समन्वय होगा और उसकी नई कीमत का क्या हो जाएगा, निर्धारण हो जाएगा, राइट। यदि और मांग में परिवर्तन होता है तो उसकी कीमत में क्या होगा, फिर से परिवर्तन हो जाएगा। और यही क्या है, कीमत सिद्धांत है जो कि एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया है, राइट। वहीं दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पर आय तथा रोजगार का सिद्धांत। देखिए जो जॉन मेनार्ड कीन्स है उन्होंने ही आय तथा रोजगार का सिद्धांत दिया है। और आय तथा रोजगार से क्या तात्पर्य है कि देखिए यदि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में, राइट, यदि समग्र मांग में कमी है तो उसकी वजह से क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ती है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो समग्र मांग में कम होगी तो क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। क्यों, कारण क्या है कि यदि मांग कम होगी तो तो उत्पादन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आपूर्ति भी क्या होगी, कम होगी। तो मांग कम होगी तो आपूर्ति कम रखने के लिए उत्पादन कम किया जाएगा, और उत्पादन कम किया जाएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बेरोजगारी क्या होगी, अधिक होगी। परंतु यदि हमें बेरोजगारी को क्या करना है, कम करना है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है हमें मांग में क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। परंतु मांग कोई ऐसी वस्तु तो है नहीं जिसको सरकार जब चाहे या हम जब चाहे उसको बढ़ा दें। यदि मांग में बढ़ोतरी नहीं हो सकती परंतु समग्र व्यय में तो क्या हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, राइट। यदि हम समग्र व्यय में क्या करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे
तो जब लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे तो क्या होगी, समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी, राइट। उत्पादन बढ़ाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना होगी और उससे क्या होगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी। इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा है कि बेरोजगारी को कम करना है तो गड्ढा खोदो और उसको भर दो। गड्ढा खोदने से और उसको भरने से कुछ नहीं होगा, परंतु गड्ढा खोदने से लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलेगा, राइट, तो उनको क्या होगा, आय होगी और इससे समग्र व्यय में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। समग्र व्यय में बढ़ोतरी होगी तो बेरोजगारी में भी क्या होगी, कमी होगी और आय में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। यही कारण है कि कोरोना जैसी महामारी के समय पे जो मनरेगा जैसी योजनाएं हैं उसके तहत सरकार को अधिक से अधिक धन क्या करना चाहिए, खर्च करना चाहिए, राइट। जब अधिक धन खर्च करेंगे तो कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, वह खर्चा करेंगे, राइट। अगर समग्र व्यय बढ़ेगा तो उससे समग्र मांग में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी तो उत्पादन बढ़ाने के लिए नए उद्योगों की स्थापना होगी। फलस्वरूप जो है नए रोजगारों का सृजन होगा जिससे बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी, राइट। तो इस तरीके से ये जो दो सिद्धांत है, कीमत सिद्धांत का जो संबंध है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, राइट, और वहीं जो आय तथा रोजगार का सिद्धांत है उसका संबंध मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। वहीं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें एडम स्मिथ के सिद्धांत प्रभावी हैं, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स यह निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था का संचालन बाजार के नियमों पर होना चाहिए। तो वहीं जो जॉन मेनार्ड कीन्स हैं उनके विचारों के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था का संचालन सामूहिक हित में होना चाहिए, अर्थात सामूहिक हित में अर्थव्यवस्था पर कानूनी नियंत्रण होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से जो हमने अर्थशास्त्र की दो शाखाएं उनको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब जो है हम यहां पर समझते हैं अर्थव्यवस्था, राइट। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र सैद्धांतिक पक्ष होता है, वहीं अर्थव्यवस्था क्या होता है, व्यवहारिक पक्ष होता है, जिसको हम इस परिभाषा से भी समझ सकते हैं। देखिए, किसी राष्ट्र के द्वारा, राइट, किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्थिति के सुधार करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उनका समुचित प्रयोग करते हुए मुद्रा को केंद्र में रखकर जो व्यवस्था बनाई जाती है उसको ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है, राइट। तो किसी राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति के सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का जो है समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा को केंद्र में रखकर जो योजना या जो व्यवस्था बनाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अर्थव्यवस्था अपने आप में एक अपूर्ण शब्द होता है जब तक कि उसके पहले किसी राष्ट्र का या किसी देश का नाम ना लगाया जाए, राइट। जैसे ही हम अर्थव्यवस्था के पहले भारत लगा देंगे तो ये पूरा अर्थ देगा, क्या हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था। या फिर हम ये कहें कि जब हम अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को भारत में लागू करेंगे तो जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप प्रकट होगा उसको ही भारतीय अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब हमने यहां पर यह भी समझा कि चूंकि अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप का ही क्या होता है, व्यवहारिक स्वरूप होता है। यदि अर्थशास्त्र के सिद्धांत समान है तो जिन देशों में वो समान सिद्धांत लागू हो रहे हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था भी समान होनी चाहिए, परंतु ऐसा हकीकत में होता क्या, बिल्कुल नहीं होता है। समान सिद्धांतों को लागू करने के बाद भी कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। उसका कारण क्या होता है कि जिस देश में अर्थशास्त्र के नियम लागू किए जाते हैं उस देश के भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, प्रशासनिक या जो सांस्कृतिक स्थिति होती है, राइट, ये स्थितियां अलग अलग देशों में अलग अलग होती हैं और अलग अलग देशों में इन स्थितियों के अलग अलग होने के कारण ही जो अर्थव्यवस्था के सिद्धांत है उनका विभिन्न जो है प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के सिद्धांत समान होते हैं परंतु इन सब के कारण अर्थव्यवस्था क्या होती है, अलग अलग हो जाती है। क्लियर। चलिए अब जो महत्वपूर्ण है वो हम यहाँ पर
जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हो जाएगा अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। और यहां से भी मुख्य परीक्षा है या प्रारंभिक परीक्षा है उसमें क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं। अर्थव्यवस्था को कई आधारों पर जो है बांटा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अर्थव्यवस्था में राज्य या सरकार की भूमिका कितनी है, इस आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है, राइट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो वहीं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विकसित, विकासशील और क्या हो जाएगा, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो वहीं शेष विश्व के साथ में अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है, फिर नियोजन के आधार पर और विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। हम यहाँ पर प्रत्येक प्रकार को, जो प्रत्येक वर्गीकरण है उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो अर्थव्यवस्था है उसका कंसेप्ट आपके मस्तिष्क में क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज ये कि यदि यहाँ से एमसीक्यूज बने तो आप उनको भी सॉल्व करते जाएं। क्लियर। देखिए अर्थव्यवस्था एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, साथ ही साथ ये एक डायनामिक सब्जेक्ट भी है। यदि आप इसके कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। क्लियर। साथ ही साथ अगर इससे कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, तो उसका आंसर तो आप आसानी से दे देंगे, परंतु कई बार जो अर्थव्यवस्था है उससे जो सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं या जो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए अच्छे से जो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण है या अर्थव्यवस्था के जो टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझते चलना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊँ, राइट। तो अर्थव्यवस्था का जो है हम पहला प्रकार समझते हैं, राइट। तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था। क्लियर। तो राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, राइट। सबसे पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राइट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहला हो जाएगा क्या, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यदि आपको समझना है तो आप यह जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अवधारणा है यह कैसे विकसित हुई इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, या इसका उद्भव कैसे हुआ। यदि वो आपको समझ में आ गया तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास औद्योगिक क्रांति के समय सन 1760 से राइट 1820 के बीच में हुआ था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उद्भव औद्योगिक क्रांति के समय पर हुआ था और उस समय की क्या स्थितियां थी उनको आप ध्यान में रखिए। तो जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी अर्थात सन 1760 से 1820 के बीच में नई नई वैज्ञानिक खोज हो रहे थे, नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था, नई वस्तुओं एवं सेवाएं जो है अस्तित्व में आ रही थी। परंतु उस समय पर दुनिया के कई राज्यों में राजतंत्र था या फिर कई राज्यों में जो राष्ट्राध्यक्ष था उसका शासन था, अर्थात उत्पादन के साधनों पर राजा के या जो राष्ट्राध्यक्ष होता था उसका अधिकार होता था और उसकी मर्जी के बगैर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता ही नहीं था। इस वजह से नई खोजें होने के पश्चात, नई खोजें हुई, नई विचारधाराएं आई, राइट, जो है नई मशीनों का आविष्कार हुआ, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था विकसित हो नहीं रही थी। इस पर अध्ययन करते हुए एक अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने एक किताब लिखी थी और उनकी किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। तो दरअसल एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन सन 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जो कि अर्थव्यवस्था के विकास पर आधारित थी। और ये द वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उनको उस समय पर जो नवनिर्मित अमेरिका था उसने उन सिद्धांतों को अप्लाई कर दिया और परिणाम ये हुआ कि बहुत ही कम समय में अमेरिका की अर्थव्यवस्था विकसित हो गई। अर्थात सन 1800 तक
अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वह पूंजीवादी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रूप में विकसित हो गई। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी तो उसमें जो एडम स्मिथ की जो विचारधारा थी उसको हम यहां पर इन पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। देखिए, अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के समय पर नई नई खोजें हो रही थी, राइट, मशीनों का उत्पादन हो रहा था, परंतु उत्पादन इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि उत्पादन के साधनों पर राजाओं का या राष्ट्राध्यक्षों का प्रत्यक्ष जो था नियंत्रण होता था। इसकी वजह से अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो रही थी। तो जो एडम स्मिथ थे उन्होंने कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी और उन अवधारणाओं के आधार पर ही जो अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसे ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको हम यहाँ पर इन 4 प्रमुख तथ्यों से समझ सकते हैं। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पत्ति के साधनों या उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का क्या होता है, अधिकार होता है। अर्थात निजी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को उत्पादित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो किसी राजा के कहने पर या राष्ट्राध्यक्ष के कहने पर नहीं होती हैं, बल्कि इन क्रियाओं को करने के पीछे जो निजी हित होता है एवं लाभ प्रेरणा होती है और प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी हित या लाभ प्रेरणा की वजह से अधिक उत्पादन करता है, जिससे तीव्र गति से उत्पादन होता है तो अर्थव्यवस्था भी जल्दी से विकसित हो जाती है। साथ ही साथ इस अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के जो उत्पादन एवं वितरण है उसमें सरकार की जो भूमिका है वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। यहां तक कि वस्तुओं का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण भी बाजार की शक्तियों पर ही होता है। अर्थात जो बाजार की शक्तियां हैं, राइट, मांग एवं आपूर्ति, उसके आधार पर ही वस्तुओं का क्या होता है, मूल्य निर्धारण होता है। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन निजी हाथों में होते हैं, राइट, आर्थिक क्रियाओं के पीछे निजी हित या फिर लाभ प्रेरणा होती है, साथ ही साथ सरकार का नियंत्रण न्यूनतम होता है और मूल्य का निर्धारण बाजार की अदृश्य शक्तियां जिसको मांग एवं आपूर्ति कहते हैं के द्वारा होता है। तो उस अर्थव्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था, जर्मनी, कनाडा की जो अर्थव्यवस्था है वह कैसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। इस अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बाजार की शक्तियों का सीधा संबंध होता है। तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था या फिर स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था या इसको प्राइवेट इंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को समझेंगे, राइट। तो इसकी विशेषताएं क्या होती है? देखिए, जो हमने परिभाषा पढ़ी है उसके आधार पर ही हम इसकी विशेषताएं बता सकते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अब यहां से परीक्षा में जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है या कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। इस तरीके से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता, राइट। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, अर्थात इसमें सरकार की भूमिका ना के बराबर होती है, अर्थात इसमें लेज़ी फेयर अर्थात हस्तक्षेप की नीति का पालन होता है, राइट। तो राज्य सरकार का हस्तक्षेप ना के बराबर होता है। इसमें लेज़ी फेयर की पॉलिसी अपनाई जाती है। संपत्ति के साधनों पर जो है निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है और चूंकि इसमें जो लाभ प्रेरणा होती है वही आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है, प्रेरणा केंद्र होता है। इस वजह से ही क्या होता है कि जो है उत्पादन में बढ़ोतरी होती है और साथ ही साथ जो है प्रतियोगिता की स्थिति भी निर्मित होती है। क्लियर? अगर निजी व्यक्ति उत्पत्ति के साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होगा और निजी व्यक्ति हमेशा जो है अधिक लाभ कमाना चाहेगा, इसीलिए वो अधिक उत्पादन करेगा। इसकी वजह से जो आर्थिक विकास तेजी से होता है और
कई कंपनियां जब अधिक लाभ कमाएंगी तो वो अच्छी वस्तुओं को कम दामों पर बेचेंगी। इस वजह से उपभोक्ताओं को कई वस्तुएं प्राप्त होंगी, उनके पास चयन की स्वतंत्रता होगी। साथ ही साथ यहाँ पर वस्तुओं की विविधता एवं गुणवत्ता में भी क्या होगा, सुधार होगा और अधिकतम लाभ का उद्देश्य भी निहित होता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण एवं दोष भी समझते हैं। हो सकता है यहां से भी एमसीक्यूज बने कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। ये 4 पॉइंट दे दिए ए बी सी, राइट, और 1 पॉइंट वो आपको यहां से दे देंगे, राइट। तो क्लियरली आप इसको समझते चलें। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पहले गुण क्या हो जाएंगे कि चूंकि इसमें निजी लाभ होता है, निजी लाभ को महत्व दिया जाता है, इसीलिए अधिक से अधिक उत्पादन किया जाता है और अधिक लाभ कमाने के लिए जो है कम दाम पर अच्छी अच्छी वस्तुएं निर्मित होती हैं। यही वजह है कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं से अधिक संतुष्टि प्राप्ति होती है। सही। फिर जो है कई कंपनियों में अधिक लाभ अर्जन करने के लिए कंपटीशन होता है, अर्थात कंपटीशन की वजह से ही जो तकनीकी विकास वो ज्यादा होता है। साथ ही साथ वस्तुओं को सस्ते दामों पर अधिक गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए शोध एवं अनुसंधान के कार्य किए जाते हैं। उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाता है, कुशलता को बढ़ावा मिलता है ताकि बड़ी कुशलता से कम संसाधनों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन हो सके, अर्थात इसमें अनुकूलतम उपयोग भी निहित होता है। साथ ही साथ आर्थिक क्रियाओं को करने की आर्थिक स्वतंत्रता होती है क्योंकि सरकार का नियंत्रण ना के बराबर होता है। अब हम इसके दोष को समझेंगे। देखिए औद्योगिक क्रांति की वजह से पूंजीवादी विचारधारा से जो यूरोपियन कंट्री हैं उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना शुरू कर दिया गया, राइट। और इस अर्थव्यवस्था के कारण तेजी से उन देशों की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, परंतु जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो विकसित होती चली जाती है इसमें कई खामियां भी प्रकट होने लग गई, राइट। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा कि यदि कंपनियों को ज्यादा लाभ कमाना है तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए आर्थिक जो है केंद्रीकरण जो है हावी होने लगा, अर्थात कंपनियां किसी भी वस्तु के उत्पादन में एक अधिकार या मोनोपोली बनाने लगी ताकि एक वस्तु का उत्पादन एक ही कंपनी करेगी तो मनमाने दामों से बेचेगी। इससे जो उपभोक्ता थे उनको कई वस्तुएं जो हैं अधिक महंगी प्राप्त होने लग गई, राइट। तो एक अधिकारों का क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। फिर चूंकि कंपनियों को अधिक से अधिक लाभ कमाना था इसीलिए उन्होंने जो मजदूर वर्ग था उसको कम से कम वेतन देना प्रारंभ किया और अधिक से अधिक घंटे कार्य लेना प्रारंभ किया और यहीं से जो है कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अगर अधिक लाभ कमाना है तो श्रम क्या हो, सस्ता हो और जो लाभ हो वो क्या हो, अधिक हो। तो श्रम अगर सस्ता नहीं भी है तो श्रमिकों से कई घंटे, राइट, 6 घंटे की जगह पे 12-12 घंटे कार्य कराया जाता था और उनको उतना वेतन दिया जाता था जितने में भी वो क्या कर सकें, अपना जीवन यापन ही कर सकें। अर्थात इससे आय एवं संपत्ति की विषमताएं शुरू हो गई और इसी वजह से इस संपत्ति एवं आय की विषमता की वजह से ही जो है वर्ग संघर्ष की क्या हुई, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी गई, राइट। अर्थात जो पूंजीपति वर्ग था और जो श्रमिक वर्ग था उनके बीच में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, राइट। क्षेत्रीय असमानताएं व्यक्त हो गई, साथ ही साथ नैतिक मूल्यों में गिरावट होने लगी क्योंकि इसमें जो है लाभ को ही वरीयता दी जाती है। साथ ही साथ अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए जो संसाधन है उनका दुरुपयोग होने लगा और कुल मिला के देखें तो हर एक देश में जो जितनी भी निजी कंपनियां थीं वो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती थी, इसलिए संसाधनों का दुरुपयोग कर रही थी, नैतिक मूल्यों पर महत्व नहीं था। साथ ही साथ जो श्रमिक वर्ग था उसको बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, इसलिए एक वर्ग ऐसा था जिसके पास में उत्पादन के साधनों का पुनः क्या हो गया,
अधिकार हो गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि औद्योगिक क्रांति की पहले जो राष्ट्र अध्यक्ष होते थे, राइट, या फिर एक तरीके से जो राजा होते थे, उनके हाथों में क्या होता था, उनके हाथों में उत्पादन के साधन होते थे, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वो उत्पादन के साधन उनसे निकल के किसके पास में आ गए, निजी क्षेत्र के हाथों में आ गए। इसीलिए जो पूंजीपति वर्ग था वो तो विकसित होता गया, उसके जीवन स्तर में उन्नति भी हुई, परंतु जो श्रमिक वर्ग था, राइट, उसका जीवन बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, दुष्कर हो गया। और इसी गुण के कारण या इसी दोष के कारण ही फिर जो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी वह प्रकट हुई। तो जो केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली है यह समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसको जो है हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझते हैं। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ। दरअसल जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण कई देशों में दो वर्ग बन गए, राइट, और उन दो वर्गों के बीच में क्या होने लग गया, संघर्ष होने लग गया। और ये जो विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स ने दी थी। दरअसल कार्ल मार्क्स द्वारा विकसित जो समाजवादी विचारधारा थी, इसी से प्रभावित होकर ही समाजवादी अर्थव्यवस्था अस्तित्व में आई। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसके कारण ही दो वर्ग बन गए हैं, राइट। और कार्ल मार्क्स ने कहा कि एक क्या हो जाएगा, हैव्स क्लास हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी हैव्स नॉट क्लास। हैव्स क्लास को ही कार्ल मार्क्स ने बुर्जुआ वर्ग कहा और हैव नॉट्स को क्या कहा, सर्वहारा वर्ग कहा। क्लियर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजी लाभ पर आधारित थी, इसीलिए जो पूंजीपति थे वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे, तो वो अधिक से अधिक उत्पादन कर रहे थे और मजदूरों को कम से कम वेतन, साथ ही साथ जो सुविधाएं थी वो भी कम से कम उपलब्ध करा पाते थे। इस वजह से बुर्जुआ वर्ग और भी अधिक अमीर और भी अमीर होता जा रहा था, गरीब और भी गरीब होता जा रहा था। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज में दो वर्ग बन चुके थे, एक बुर्जुआ और दूसरा सर्वहारा हो जाएगा। और ये पूंजीपति इस तरीके से आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण करते थे कि इस वर्ग या सर्वहारा वर्ग का कोई भी व्यक्ति पूंजीपति वर्ग में सम्मिलित हो ही नहीं सकता था जब तक कि सभी मजदूर मिलकर क्रांति ना करें। यही कारण है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के सभी मजदूरों इकट्ठा हो जाओ, राइट, और उत्पादन के साधनों पर कब्जा कर लो, तभी तुम्हारी जो स्थिति है उसमें सुधार आएगा। और इसी विचारधारा से प्रभावित होकर सन 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुई तथा रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो स्थापित हो गई। अब ये अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इसकी बिल्कुल सीधी सी विशेषताएं हो जाएंगी। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर निजी हाथों का अधिकार ना होकर सरकार का अधिकार होता है, राइट। तो वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकार द्वारा अभिव्यक्त संपूर्ण समाज का क्या होता है, स्वामित्व होता है एवं नियंत्रण होता है। और इसमें आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य, राइट, निजी लाभ ना होकर क्या होता है, समाज कल्याण होता है या सामूहिक हित होता है। साथ ही साथ आर्थिक क्रियाओं, राइट, आर्थिक क्रियाओं पर समाज का अर्थात सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। साथ ही साथ इसमें जो वस्तुएं हैं, राइट, वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है उसके निर्धारण में सरकार का क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। तो चूंकि इसकी आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है, मूल्य निर्धारण में सरकार का नियंत्रण होता है, साथ ही साथ उत्पत्ति के साधनों पर भी जो है सरकार का नियंत्रण होता है, इसीलिए इसको केंद्रीकृत, राइट, या फिर कैसी नियोजित प्रणाली कहा जाता है। और चूंकि इस अर्थव्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज हित होता है या समाज कल्याण होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है, राइट। उदाहरण के लिए रूस, चीन और क्या हो जाएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा।
इसके पहले भी कई देश जैसे वियतनाम हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, रूस, इन देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं थी। वहीं अगर वर्तमान समय की बात करें तो रूस मिश्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो चुका है। अभी भी कुछ लक्षण जो हैं चीन की अर्थव्यवस्था में भी समाजवादी के मिलते हैं। वहीं जो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था ये भी समाजवादी क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब हम समाजवादी या केंद्रीय नियोजित जो प्रणाली है, राइट, इसके प्रकारों को समझते हैं। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके दो रूप हैं, एक हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था और दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। दरअसल कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद से, राइट, पूंजीवाद से साम्यवाद तक जो है, पूंजीवाद से साम्यवाद तक समाजवाद के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर पूंजीवाद से साम्यवाद तक जो है समाजवाद के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। अर्थात इसमें भी दो फिर क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, उनको समझते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। तो वस्तु एवं सेवाओं का जो समान वितरण है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में किया जाता है। जैसे जो फॉर्मर यूएसएसआर था उसकी अर्थव्यवस्था। दूसरी हो जाएगी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता अनुसार तो कार्य कराया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार जो है प्रतिफल दिया जाता है। जैसे यदि एक कोई 50 वर्ष का व्यक्ति है और उसकी कार्य करने की क्षमता केवल और केवल कितनी है, 4 घंटे की है, परंतु यदि उसकी आवश्यकता अधिक है तो उसको 50,000 जो रुपए है ये सैलरी दी जाएगी। वहीं अगर हम देखें कोई 20 साल का व्यक्ति है जिसकी कार्य करने की क्षमता 8 घंटे की है परंतु उसकी आवश्यकताएं कम है तो उसको 20,000 की सैलरी दी जाएगी, राइट। इस तरीके को कुछ कॉन्टेक्ट, राइट। तो समाज में सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, परंतु साम्यवाद में व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार तो कार्य लिया जाएगा, राइट, और उसकी आवश्यकता अनुरूप जो है उसको वस्तुएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, राइट। अब जो है हम यहाँ पर समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। क्लियर। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज कल्याण होता है। इसी वजह से उत्पादन के साधनों पर जो है समाज का या सरकार का क्या होता है, स्वामित्व होता है। इसमें व्यक्तियों को जो वस्तुओं के चयन की स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, न्यून होती है, क्योंकि इसमें वही वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादित की जाती हैं जिससे समाज में कल्याण होता है। प्रतिस्पर्धा कम होती है इसलिए अधिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। परंतु इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि एक तो इसका जो हित है वो लोक कल्याण होता है उद्देश्य, साथ ही साथ इसमें आर्थिक समानता होती है, वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है और इसमें राज्य सरकार की भूमिका अधिक होती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुण को देखेंगे और दोष को समझेंगे। यहाँ पर भी जो है एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन से गुण होते हैं या कौन से दोष होते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यही कारण है कि धन एवं आय का समान वितरण होता है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य ही समाज कल्याण होता है, जिस वजह से आर्थिक समानता होती है, अर्थात वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। साथ ही साथ सभी व्यक्तियों को समान जो है अवसर प्राप्त होते हैं, आर्थिक उतार चढ़ाव की जो है स्थिति समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जो वस्तुओं का मूल्य होता है वो बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा होता है, सरकार के द्वारा होता है। इस वजह से जो आर्थिक उतार चढ़ाव होता है वह भी नियंत्रित किया जाता है, उसकी समाप्ति हो जाती है। साथ ही साथ ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था के कुछ हम दोषों की यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए, चूंकि
समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज का कल्याण या समाज हित सर्वोपरि होता है, इसमें आर्थिक प्रेरणा का अभाव होता है, इसीलिए इसमें उत्पादन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। और यदि उत्पादन कम होगा तो सीधी सी बात है, आर्थिक जो गति की दर है वह क्या होगी, कम होगी। साथ ही साथ अधिक से अधिक वस्तुएं उत्पादित नहीं होंगी, जिससे उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता में भी कमी आएगी, अर्थात उन्हें अधिक प्रकार की अलग अलग वैरायटी की वस्तुएं परचेज करने को प्राप्त नहीं होंगी। साथ ही साथ उत्पादन में भी कमी होगी और आर्थिक वृद्धि दर में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अब हम समझते हैं यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दरअसल ये जो दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इन दोनों के सिद्धांतों को यदि हम क्या कर दें, घोल दें, तो उससे ही कौन सी अर्थव्यवस्था बनेगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था बनेगी। राइट। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ या कैसे उदय हुआ, उससे समझते हैं। सन 1929 में महामंदी आई थी और उस महामंदी की वजह से ही दुनिया के जो जितने भी पूंजीपति देश थे उनमें भारी क्या हुई थी, तबाही हुई थी। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और अमेरिका की कई बैंकें, राइट, कई बैंकें पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। पूरी की पूरी जो बैंकिंग प्रणाली थी वह क्षतिग्रस्त हो गई थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पास में इस स्थिति से निकलने का कोई भी अवसर नहीं था या कोई भी विकल्प नहीं था। इसी समय पर जो एक व्यक्ति थे जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनको हम पहले भी समझ चुके हैं, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। तो जब पूरी दुनिया 1929 की महामंदी से, विशेषकर जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी वो आर्थिक मंदी से निपटने की जो है राह देख रही थी, उसी समय जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। राइट। और इसके सिद्धांतों के आधार पर ही जो अर्थव्यवस्था विकसित हुई उसे ही क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और दरअसल हम पढ़ चुके हैं कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि हम समग्र मांग को तो नहीं बढ़ा सकते, परंतु यदि हम समग्र व्यय में बढ़ोतरी करते हैं तो उससे समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी, फलस्वरूप उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। अर्थात गड्ढा खोदो और उसे भरो, इस प्रक्रिया में रोजगार मिलेगा, रोजगार से समग्र व्यय होगा, जिससे उत्पादन में पुनः क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और अर्थव्यवस्था पुनः जो है विकास की पटरी पर आ जाएगी। तो वहीं इसे प्रोफेसर हैंसन ने जो है दोहरी अर्थव्यवस्था कहा है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है समझते हैं। तो देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली होती है जिसमें उत्पादन के साधनों पर ना तो निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, ना ही सरकार का पूरा अधिकार होता है, बल्कि इस आर्थिक प्रणाली में दोनों का क्या होता है, सह अस्तित्व होता है। राइट। जो आधारभूत एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उन पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, बाकी के अन्य जो क्षेत्र हैं वो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें वस्तुओं का जो मूल्य का निर्धारण होता है वह भी बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है, परंतु यदि कभी भी आर्थिक संकट उत्पन्न होता है तो सरकार जो है वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य को भी क्या कर सकती है, निर्धारित कर सकती है। साथ ही साथ इसमें जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनको बाजार की अंतः क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु इसमें भी सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। अर्थात इसमें निजी लाभ एवं सरकार के द्वारा समाज कल्याण दोनों का ही क्या होता है, जो अर्थ है वो निहित क्या होता है, दोनों ही निहित होता। अर्थात इसमें समाजवादी एवं पूंजीवादी दोनों को गुणों को क्या कर लिया है, कंबाइन कर लिया है। राइट। अब जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कितने रूप हो सकते हैं, 3 रूप हो सकते हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मिश्रित बाजार प्रणाली, अर्थात वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद एवं पूंजीवाद दोनों के सिद्धांत होते हैं, परंतु इसमें प्रधानता किसकी होती है, बाजार तंत्र की होती है, तो उसे ही क्या कहा जाएगा,
मिश्रित बाजार प्रणाली, दूसरा हो जाएगा नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें राज्य या सरकार की या समाज की भूमिका अधिक होती है, वहीं निजी क्षेत्र की जो भूमिका है वह सहायक के रूप में होती है, तो उसे ही नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, उदारवादी व्यवस्था, राइट, इसे बाजार प्रधान, ध्यान रखें प्रधान क्या है, बाजार, और कैसी, नियोजित अर्थव्यवस्था, राइट, तो इसे बाजार प्रधान नियोजित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। अर्थात इस व्यवस्था में नियोजन के साथ साथ बाजार एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी जो है नीति अपनाई जाती है। फलतः यह व्यवस्था जो है धीरे धीरे किसकी ओर, बाजार व्यवस्था की ओर उन्मुख होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर। और अभी से समझ लेना, स्वतंत्रता के समय जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, राइट, तो शुरुआत में जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, राइट, और जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी जिसमें उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया था, साथ ही साथ अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना भी सरकार के द्वारा किए जा रहे थे। अर्थात स्वतंत्रता से लेकर 1991 से पहले पहले भारत में नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से थी। वहीं जो 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे उसके बाद से हमने उदारवादी जो व्यवस्था है उसको स्वीकार कर लिया है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो प्रमुख विशेषता है वो हम समझेंगे, राइट, तो इसमें सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसमें न निजी क्षेत्र को महत्व दिया जाता है न समाज कल्याण को, बल्कि जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। साथ ही साथ सरकार इसमें नियामक के रूप में भूमिका निभाती है, राइट, और आर्थिक नियोजन। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो गुण एवं दोष हैं उनको समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं, राइट, अल्प विकसित देशों के लिए सबसे अच्छी आर्थिक प्रणाली मिश्रित अर्थव्यवस्था मानी जाती है, ताकि जो अल्प विकसित देश हैं वो वहाँ की जो जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उनका भी निदान कर सकें और अर्थव्यवस्था का तेजी से भी विकास कर सकें। साथ ही साथ इसमें आर्थिक गति भी तेज रहेगी, परंतु सरकार के हस्तक्षेप से जो उतार चढ़ाव है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है, राइट। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवाद दोनों के गुण होते हैं। साथ ही साथ इसमें वर्ग संघर्ष की जो है समाप्ति हो जाती है। सरकार आर्थिक केंद्रीकरण को रोक सकती है और समाज के हित में जो है संसाधनों का वितरण कर सकती है। तो इसके दोष को भी समझेंगे। चूंकि इसमें सरकार का नियंत्रण होता है इसीलिए इसमें भी जो विकास की गति है वो धीमी हो जाती है। साथ ही साथ कई बार सरकार का किसी क्षेत्र में जो है सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों का समन्वय भी स्थापित नहीं हो पाता है। साथ ही साथ इसमें औपचारिकता एवं पक्षपात को भी बढ़ावा मिलता है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि हमारे देश में मैंने अभी बताया, हमारे देश में शुरुआत में जो नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था थी इसको स्वीकार किया गया था। फिर उदारवादी जो थी व्यवस्था को स्वीकार किया गया था। अर्थात हमारे देश में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको स्वीकार किया गया था। तो उसके पीछे का कारण क्या है, राइट? भारत ने पूरी तरीके से समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया या पूरी तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। उसके कारण क्या है, उसके कारणों को हम समझते हैं। तो 1947 में उस समय पर हमारे देश में गरीबी, खाद्यान्न की समस्या, ऐसी कई समस्याएं थी। साथ ही साथ औद्योगिक विकास ना के बराबर हुआ था। इसीलिए भारत में जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप हो सके, राइट? और वो तभी होगी जब क्या होगा, हमारे देश में निजी क्षेत्र की भूमिका होगी। साथ ही साथ उस समय पर जो समाज के जो विभिन्न प्रकार के गरीब तबके थे उनका कल्याण हो सके, और वो तभी हो पाएगा जब क्या होगी, समाजवादी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थात अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के रूप बनाने के लिए और समाज कल्याण दोनों करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी। और ये कैसे होगा,
ये ऐसे होगा कि जो निजी क्षेत्र के पास में जो पूंजी उपलब्ध थी, तकनीकी ज्ञान उपलब्ध था, साधन उपलब्ध थे, उनका फायदा तभी मिल सकता था जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार करते। साथ ही साथ सरकार के पास में जो पूंजी थी और संसाधन थे, उनका निजी क्षेत्र के साथ में ही बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। इसकी वजह से आर्थिक गति क्या हो जाती, तीव्र हो जाती। हमारे देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है और जो कई समस्याएं हैं, उनका हम समाधान ढूंढ लेते और नागरिकों तक जो गुणवत्ता युक्त वस्तुएं थी वो पहुंच जाती। तो हम अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था को बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।